दोस्तों जय हिंद जय भारत हर हर महादेव। वेलकम टू एकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज के मेरे लाइव में मेरे पास चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं आपको दिखाने के लिए, बट दो मेन चीज़ें हैं। मेन जो खबर है वो बतानी आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सऊदी और यूएस की जो यूरेनियम डील आज ही शायद फाइनलाइज हुई है, उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा और थोड़ा सा इन डेप्थ आपको बताऊंगा। और सेकेंडली हूतीज़ ने जो अब शायद बाबल मंदेब बंद कर ही दिया है, ऑलमोस्ट अब कुछ रहा नहीं है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स तो आने लग गई हैं। और अभी मुझे जस्ट मैं न्यूज़ देख ही रहा था, उसमें सऊदी का एक अभी ऑयल टैंकर जा रहा था जो कि यू टर्न उसने ले लिया है। तो मतलब हूतीज़ ने बाब अल मंदेब बंद कर दिया है। अब उसका वर्ल्ड को लेकर क्या चीज़ था वो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अब इंडिया के संदर्भ में आज आपको मैं समझाऊंगा कि बाब अल मंदेब का क्या मेन रोल है। इंडिया का तो ऑब्वियसली है ही है, प्लस वेस्टर्न कंट्रीज़ कितनी ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है इससे, वो सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको इन डेप्थ बताऊंगा। उसके बाद दो तीन चीज़ें मेरे पास और है, लाइव अपडेट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। बट मेन फोकस मेरा इन दो खबरों पे रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, बहुत पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सेशन जो वीडियो हमारी आज स्लाइड बेस्ड है, स्लाइड में ही मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूँगा आपका सऊदी और यूएस की डील से, जो कि है हमारी सऊदी और यूएस स्ट्राइक अ डील फॉर किंगडम टू एनरिच यूरेनियम। ठीक है जी। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने और सऊदी ने मिलकर अब वो डील फाइनलाइज कर ली है, जिसके लिए सऊदी बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था। इससे यूरेनियम यूएसए प्रोवाइड करेगा यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटी फॉर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट। द डील इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 30 ईयर्स, 30 साल के लिए रहेगी। और जितनी भी ये एनरिचमेंट होगी उसके लिए यूएस की कंपनीज ही सऊदी की मदद करेगी। इन्वॉल्व यूएस फर्म्स इन डेवलपिंग द प्रोग्राम। इट कुड अलाउ फॉर बिल्डिंग ऑफ अ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी इन सऊदी आफ्टर अ जॉइंट यूएस सऊदी स्टडी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड टू द कांग्रेस। कांग्रेस में ऑब्वियसली जाएगी, यूएस के कांग्रेस में। वहाँ पर इसके लिए बैकलैशेस तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे मैं आपको वो अभी बताऊंगा। और expected announcement comes amid the war against Iran launched by US and Israel in part of the premise of wiping out Iran's ability to develop a nuclear weapon. Iran insists its nuclear enrichment program is peaceful but previously boasted of enriching uranium to the brink of what is needed to explode a nuclear bomb. ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया 30 साल की ये डील फाइनल हुई है, आज के दिन हुई है, गार्जियन से ये मैंने न्यूज़ लिया है। और अभी इसकी अनाउंसमेंट पुख्ता तरीके से नहीं करी गई है। आज वेडनेसडे है, आज कभी भी कर सकते हैं। ये मैं अभी 2 बजे दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ और कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब इस डील में इतना खास क्या है और इसमें इंडिया कहाँ इन्वॉल्व है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सऊदी यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है। आप मान के चलिए अर्ली 2000 से ही वो कोशिश कर रहा है। और पहले तो उसने यूएस से बात करी थी कि यूएस काइंडली अलाउ अस एंड हेल्प अस टू एनरिच यूरेनियम। ऑब्वियसली बोला यही जाता है पीसफुल पर्पस इसके लिए कर रहा है, कभी भी ये कोई नहीं बोलता मैं न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा। और बट मन सऊदी का यही था कि न्यूक्लियर वेपन मिडिल ईस्ट में सऊदी के पास होना चाहिए, जब उसने ये देखा कि ईरान का भी टेंडेंसी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की। तो ऑब्वियसली शिया सुन्नी का आपको पता ही है, हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट रहा है बिटवीन ईरान एंड सऊदी। प्लस ईरान सऊदी से चिढ़ता भी इसलिए था क्योंकि सऊदी यूएस का एक तो बेस रख के बैठा हुआ है, दूसरी चीज़ यूएस की तरफ वो थोड़ा बेंडेड ज़्यादा है। प्लस जो पेट्रो डॉलर डील जो थी वो बेसिक मेन शुरू हुई थी सऊदी और यूएस के बीच में। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ईरान हमेशा सऊदी को कल्प्रिट समझता आया है। तो जब ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की अपनी इच्छा जाहिर करी और उस पर काम भी करा, आपको याद हो अमाद प्लान जो ईरान का था, वो बोलते यही थे कि हम यूरेनियम एनरिच कर रहे हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक बहुत गहरी सुरंग के अंदर जाकर न्यूक्लियर वेपन का भी काम वो जोरों शोरों से कर रहा था ईरान। ठीक है जी। तो इस वजह से सऊदी हमेशा ही बहुत अनकंफर्टेबल रहा है और इसने हमेशा से यूएस की तरफ अपनी इच्छा जाहिर करी है कि हमको भी न्यूक्लियर वेपन बनाना है, आप हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए मदद कीजिए। यूएस ने मना कर दिया, जितनी भी सरकारें आई सब ने मना कर दिया। 2016 में जो भी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जिनकी चल रही है, जब उनका फर्स्ट टर्म था, तब
जब प्रेसिडेंट साहब गए थे सऊदी, उन्होंने कहा था कि आप एक काम करिए, आप $400 बिलियन हमको दीजिए एज एन इन्वेस्टमेंट। 400 था या $500 बिलियन था, जो भी था, फिगर एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं। तो वो आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए और मैं देखता हूँ कि हमारी कंट्री इस चीज़ के लिए आपकी कैसे मदद कर सकती है फॉर न्यूक्लियर एनरिचमेंट। इनका टर्म चला गया, उसके बाद प्रेसिडेंट चेंज हो गया, दूसरे प्रेसिडेंट आए जिनको सोया हुआ प्रेसिडेंट बोला जाता है। उसके टर्म में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी भी सऊदी का साथ नहीं देते थे और बिल्कुल भी अगेंस्ट थे कि कोई भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन, अब कोई नई कंट्री उभर के ना आए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब फिर से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, अब जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, करंट प्रेसिडेंट है, अब वो फिर से जाते हैं पिछले साल, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेट 2025 में वो सऊदी फिर से जाते हैं और सऊदी से फिर वही बात करते हैं कि आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ पर $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करिए और हम आपको देखते हैं कैसे मदद कर सकते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए। सऊदी बहुत जोरों शोरों से लगा पड़ा था, वो हर चीज करने के लिए तैयार था कि जैसे तैसे मेरे यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट चालू हो जाए। बोला यही जाएगा पीसफुल पर्पसेस के लिए हो रहा है, लेकिन काम दूसरा ही चलेगा। जैसे ईरान अमाद प्लान के थ्रू करता था, वैसे ही सऊदी का भी मन न्यूक्लियर वेपन बनाने का है फॉर प्रोटेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा, जैसे ईरान का जो टेंडेंसी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की इज टू हिट इजराइल विद दैट न्यूक्लियर वेपन, सऊदी का ऐसा कोई भी मन नहीं है। मैं पहले आपको ये चीज बता दूं, उन्होंने सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक न्यूक्लियर वेपन तैयार करना है, अभी तक जो उनकी बातों से हम लोगों को समझ में आता है। ठीक है जी। अब आज फाइनली ये डील फाइनल हो चुकी है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए यूएस मान गया है कि सऊदी में जाकर हमारी कंट्री के कंपनीज जाएंगी, मतलब यूएस की कंपनीज जाएंगी वहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी बनाएंगी। उनको सीक्रेट कोड्स और रेसिपीज और ये सब नहीं दिया जाएगा, उनको ये नहीं बताया जाएगा कैसे होता है। यहाँ से यूएस से बंदे जाएंगे सऊदी के अंदर जाकर प्लांट भी बनाएंगे, काम भी करेंगे और एनरिच करेंगे। 30 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है उनको, लेकिन सीक्रेट्स नहीं बताए जाएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं, अभी ये चीजें फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आई एम डैम श्योर, आप लिख कर ले लीजिए, साफ लिखा जाएगा दैट सीक्रेट्स ऑफ एनरिचमेंट विल नॉट बी शेयर्ड विद द पीपल ऑफ सऊदी, दैट इज फॉर श्योर। वो कभी नहीं बताया जाएगा, किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री को आप सीक्रेट्स नहीं दे सकते एक्सेप्ट फॉर इजराइल। अब हम आते हैं दो अलग कंट्रीज में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया की कि इंडिया इन सब में कहां आता है, दूसरी में बात करूंगा इसराइल की। इसराइल बहुत जरूरी है उसके लिए बात करना। इंडिया की बात शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सऊदी जब भी यूएसए से अपील करता था, रिक्वेस्ट करता था, आप कुछ भी कह लो, तो वो एक ही चीज कहता था कि जैसे आप लोगों ने इंडिया को न्यूक्लियर वेपन बनाने का एक फ्री हैंड सा दे दिया है, वैसा आप सऊदी को क्यों नहीं देते। एग्जैक्टली क्या है, आपको याद होगा, हमने न्यूक्लियर वेपन अपना तैयार कर लिया, ठीक है जी। हमारी लेट 1999 में और उसके पोखरण में हमारा जो टेस्टिंग हुई थी, हमने न्यूक्लियर वेपन अपना तैयार कर लिया था। उस दौरान यूएसए ने हमारे पे पूरी नज़र रखी सैटेलाइट्स के थ्रू, कभी भी हमको न्यूक्लियर वेपन फ्रीली बनाने नहीं दिया। हमेशा एतराज़ जताते आए हैं कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने न्यूक्लियर वेपन बना दिया। बनाने के बाद जब यूएसए को ये समझ में आया दैट इंडिया इज़ अ पीसफुल कंट्री, इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड कंट्री, द पीपल ऑफ इंडिया वो कभी भी खुद से कोई भी लड़ाई का आरंभ आज तक नहीं किया है। इनकी पूरी कम्युनिटी का यही टेंडेंसी रही है दैट दे आर ऑलवेज अगेंस्ट स्टार्टिंग अ वॉर। तो जब ये सारी चीज़ें पॉइंट्स इकट्ठे हुए तो यूएसए ने कहा कि नहीं, हम इनको एक फ्री हैंड देंगे कि ठीक है, आप अपना न्यूक्लियर वेपन जो आप प्रोग्राम चल रहा है आपका चलता रहेगा देगा, और यूएसए की तरफ से आपको कोई पाबंदी अब नहीं लगाई जाएगी। ऐसा मतलब एक पर्दे के पीछे ऐसी बातचीत इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी और यूएसए ने साफ तौर पर यह कहा था दैट इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, तो हम उनको बनाने दे सकते हैं। जब भी सऊदी रिक्वेस्ट करता था यूएसए से, तो वो हमेशा ही इंडिया का उदाहरण देके बात करता था। सऊदी ने हमेशा बोला कि जैसे आप इंडिया की तरफ फेवरेबल हैं फॉर मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन, व्हाई यूएसए इज नॉट फेवरेबल दैट सऊदी शुड हैव अ न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट। मैं वेपन की बात नहीं करूंगा, वेपन को आप हटा दीजिए, क्योंकि कभी भी सऊदी ने वेपन के लिए सामने से नहीं बोला, हमेशा न्यूक्लियर एनरिचमेंट फॉर पीसफुल एंड कमर्शियल पर्पसेज ही बोला है। तो जब सऊदी जब भी बात करता था हमेशा इंडिया का नाम लेके ही बात करता था, लेकिन करने इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि मिडिल ईस्ट की टेंडेंसी और एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आप किसी भी कंट्री को अलाउ करने दे ही नहीं सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमेशा ही अनकंफर्टेबल माहौल में रहा है, हमेशा ही वॉलेटाइल माहौल में रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हमेशा आपस में कोई ना कोई लड़ाई करती आई हैं। आपको याद होगा अरब स्प्रिंग हुआ और आपका लीबिया में चीज़ें हुई, इराक वॉर हुई, ईरान के साथ वॉर चल रही है, और आपस में भी ईरान इराक की भी वॉर हुई थी, आपको पता होगा सद्दाम हुसैन के टाइम पर। सऊदी और यमन में हमेशा वॉर चलती रहती है क्योंकि वहाँ पर हुतीज़ हैं और वो सऊदी के अगेंस्ट रहते हैं। तो हमेशा से ही मिडिल ईस्ट अनकंफर्टेबल और वोलेटाइल जोन में रहा है। तो आप ना चाहते हुए भी
कहीं कोई गलत स्टेप कोई कंट्री ना उठा ले, इसलिए न्यूक्लियर वेपन के लिए कभी भी कोई यूएसए ने कभी भी किसी भी मिडिल ईस्ट की कंट्री को अलाउ नहीं करा। लेकिन आज डील फाइनल होती है। इंडिया का मैंने आपको संदर्भ बता दिया कि इंडिया इन सब में कहां आता है, क्योंकि इंडिया एक अच्छी पीसफुल डील लेकर बैठा था यूएसए से। उसी का एग्जांपल देकर यूएसए से सऊदी हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि आप जैसे इंडिया की तरफ फेवर करते हैं वैसे हमें करिए। अब अगर हम इसराइल पर आते हैं, सबसे जरूरी इसराइल कहां है आता है। अगर अगर सऊदी के पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, इट विल डिस्टरप्ट द वेरी कोर आइडिया ऑफ हैविंग ए न्यूक्लियर वेपन इन मिडिल ईस्ट। अभी क्या है कि वैसे तो इसराइल का जो आता है ना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, 80 से 90 बताते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन ऑफिशियल नंबर कभी भी इसराइल डिस्क्लोज नहीं करता। वो ये बता रखा है उसने कि दैट आई हैव, बट ही नेवर डिस्क्लोज द ऑफिशियल नंबर्स। तो मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री ने आज तक इस चीज को हमेशा ही अलग रखा है कि किसी के पास भी एक न्यूक्लियर वॉरहेड होना चाहिए। अब अगर सऊदी के पास एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट आ जाता है और उसके तहत वो एक न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप कर लेता है, इट विल डिस्टरप्ट द पावर गेम ऑफ मिडिल ईस्ट। अभी पावर गेम इज फेवरेबल टूवर्ड्स इसराइल। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन दो रीजन से नहीं चाहता है इसराइल। सबसे पहला कि उसको पता है कि जैसे ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा सबसे पहले इसराइल को मारेगा, ये तो सबसे बड़ा रीजन है, इस वजह से कभी भी नहीं चाहता। दूसरा, पावर डिस्ट्रप्शन। 1% को ये डील हो भी जाती है कि चलो ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है लेकिन इसराइल पे कभी नहीं मारेगा, 1% को मैं ये मान लूँ ये बात। वैसे तो है नहीं, ईरान का टेंडेंसी, इस रेजिम की टेंडेंसी ही यही है, बट 1% को मैं मान भी जाऊं कि ये रेजिम इसराइल पर वॉरहेड नहीं मारेगी, उसके बावजूद भी इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन हो, बिकॉज वो नहीं चाहता कि पावर डिस्ट्रप्शन हो। पावर हमेशा इसराइल की तरफ पोलराइज्ड रहे, ये इसराइल की हमेशा से टेंडेंसी रही है। ही वॉन्ट्स दैट जितनी भी ताकत है मिडिल ईस्ट की वो इसराइल की तरफ पोलराइज्ड रहे। अब जहां इसराइल लड़ रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, अब अगर सऊदी के पास आ जाता है तो इसराइल के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल माहौल तैयार हो चुका है या होने वाला है, या इन्वायरमेंट बन रहा है। आप कुछ भी समझ लीजिए, जैसा आपको लिखना है, जैसे पोर्ट्रे करना है आप कर लीजिए, लेकिन इसराइल के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। सेकंड, ये डील फाइनल होनी जरूर थी इन महाशय के सेकंड टर्म में। जो ये महाशय आए हैं हमारे अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये थोड़ा सऊदी से ज़्यादा झुकाव रखते हैं क्योंकि इनको अच्छा खासा आता है गिफ्ट, तो इन महाशय के सेकंड टर्म में ये काम होना तो था ही। अभी जब ये पिछले साल $1 ट्रिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट सऊदी से लेकर आए थे, तब भी सब अटकलें लगा रहे थे कि यार ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन एक बात सबको सबको पता नहीं थी, न थी, मेरे को जरूर ये चीज थी कि तब तक ये डील फाइनल नहीं करेंगे जब तक सऊदी को आपका अब्राहम अकॉर्ड्स के अंदर नहीं ले आते और सऊदी की तरफ से इसराइल को मान्यता नहीं दिलवा देते और सऊदी और इसराइल के बीच में एक छुटमुट फ्रेंडशिप कह लो या फिर थोड़ा गर्मजोशी उनके बीच में पैदा नहीं कर लेते, तब तक ये डील फाइनल नहीं करने वाले थे। लेकिन ना तो इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स में सऊदी को लेकर आए, ना ही इन दोनों के बीच में कोई बातचीत करी। पर्दे के पीछे कमरे के अंदर इन तीनों ने आपस में कुछ इसराइल, यूएसए और सऊदी ने बात करी, मैं नहीं कह सकता, अभी तक हमारे को ऐसी कोई खबर मिली नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बावजूद इन्होंने ये डील फाइनल कर ली, मेरे लिए तो बहुत अचंभे की बात है। लेकिन अब कर दिया, दुनिया के सामने आ गया है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं कि इसराइल के लिए बहुत अनकंफर्टेबल जोन बनने वाला है मिडिल ईस्ट, अगर ये चीज सक्सेसफुली हो जाती है। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सऊदी और इसराइल के बीच में अब पावर स्ट्रगल मिडिल ईस्ट में तैयार होने वाला है। तीसरी और सबसे जरूरी, अगर यहां पर न्यूक्लियर वेपन तैयार हो जाता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट सऊदी में बन जाता है, दूसरी तरफ से ईरान भी बौखला जाएगा और ईरान भी बोलेगा कि भाई अब तो मेरे साथ भी न्यूक्लियर की बात करो। अभी जहां ईरान थोड़ा सा शांति और नरमी दिखा रहा है कि चलो ठीक है यार, न्यूक्लियर पर बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जहां अपना दिमाग सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे लगा कर बैठा है, अगर ये हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के साथ साथ ये भी एक जिद पकड़ लेगा ईरान। तो मैं मानता हूं कि ये जो चीज है ये सिर्फ फायदेमंद किंगडम के लिए तो है ही है, सऊदी के किंगडम के लिए, यूएसए के लिए भी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी जगहों के लिए आई डोंट थिंक सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया। और मैं ये चीज मानता हूं कि इस चीज के लिए कांग्रेस में अपोजिशन तो होगा ही होगा,
अगर ये प्लान पास ना हो, ये डील फाइनलाइज ना हो तो ही अच्छा है। बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होगी ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं फिलहाल अपने अगले पार्ट पे। सेकंड मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले तो सेकंड जो मेरी खबर है वो हूतीस को लेकर है, जो बाबल मंदेब के लिए उन्होंने बोला है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो इस वक्त के ये डेटा है मार्च से लेकर जून तक का, इंडिया के डेटा में टॉप 5 क्रूड सप्लायर्स इंडिया के चल रहे हैं। फर्स्ट में रशिया आ रहा है, दूसरे में यूएई, तीसरे में सऊदी, चौथे में ब्राजील, पांचवें में वेनेजुएला। ठीक है जी। क्रूड ऑयल के फिलहाल के लिए हमारे पास ये 5 सप्लायर हैं जो मेजर हैं। इसमें से आप देख रहे हैं कि रशिया का बहुत बड़ा रोल है, 244.89 मिलियन बैरल्स, ये 4 महीने का डेटा है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये देखिए अनदर ऑयल शॉक आने वाला है, क्योंकि रेड सी के रूट को डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हो चुका है हुती। और ये रहा बाबल मंदेब, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। Houthis have said that the blockade is in response to what the group has described as Saudi's siege of Yemen's capital. The move comes at a time when the world is still recovering from Strait of Hormuz. ये मैं बता ही चुका हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो बंद कराई था, दूसरी तरफ क्योंकि सऊदी ने यमन पर अटैक करा था और हुतीस के एयरपोर्ट पर अटैक करा था। प्लस अभी सऊदी के जो आर्मी है, वैसे तो यमन की आर्मी जो है वो सऊदी बैक्ड है, तो यमन की आर्मी ने अभी सना का जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है। और ये बोला है कि कोई भी प्लेन या फ्लाइट कुछ भी आना है वो यमन की गवर्नमेंट की परमिशन से आएगा। उन्होंने एज इट इज बंद नहीं करा है, बट ये बोला है कि परमिशन के बिना आप वहां पर हवाई जहाज नहीं उतार सकते। फेयर इनफ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हुतीस चाहते हैं कि हम अपनी इंडिपेंडेंट सरकार चलाते हैं, तो हम तो किसी की बात सुनेंगे नहीं, और बिना यमन की परमिशन के हमारे यहाँ पर हवाई जहाज उतारो। ये मोटी मोटी जिद पकड़ के बैठे हुए हैं। इसमें छोटी मोटी बारीकियां और हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया कि फिलहाल के लिए झगड़ा इन लोगों में यही चल रहा है। ठीक है जी। अब the move adds to mounting concern over energy supplies from Middle East shipping through the Strait of Hormuz, through which roughly 1/5 of oil हो गया। Following the break of the war, Iran's effective closure of Strait of Hormuz, Saudi rerouted its crude exports through the Red Sea of पोर्ट ऑफ यनबू। अब क्या होता था, क्योंकि यहां से आपका जा नहीं रहा है, ये रहा सऊदी, ये देखिए ये सऊदी है। सऊदी पहले यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बाहर निकालकर माल भेज देता था। तो एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या पाइपलाइन सऊदी ने निकाल रखी है, जो कि यनबू सिटी है और यनबू पोर्ट है, यहां पर पड़ता है वो, इसके यहां पर इन्होंने कर रखी है। तो क्या होता था कि यहां से लेकर तेल इधर सऊदी भेजता था, और यहां से शिप लोड कर कर यहाँ रेड सी से होकर गल्फ ऑफ एडन से होकर यहां से अपना सप्लाई पूरे के पूरे एशियन कंट्रीज को सऊदी कर रहा था। फिलहाल के लिए काम उनका ये चल रहा था। अच्छा, यहाँ नीचे बना ही रखा, ये रहा। ठीक है जी। ये बाबल मंदेब से निकालकर, ये गल्फ ऑफ एडन से निकालकर यहां से अपना इंडिया जाता था, और बाकी एशियन कंट्री से भी यहीं से निकल जाता था। ठीक है, अभी फिलहाल ये चल रहा था। अब क्या करा हुतीज ने, बंद कर दिया बाबल मंदेब। सऊदी का माल आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वैसे ही नहीं जा रहा था, गल्फ ऑफ एडन से बाबल मंदेब से भी जाने को बंद हो गया। अब ठीक है, सऊदी अपना माल ऊपर से तो निकाल सकता है, यहां से ये रेड सी से बाहर निकालकर स्विस कैनाल से होता है, मेडिटेरियन सी से आपका ईयू कंट्रीज और अपना इधर उधर तो माल बेच सकता है, अपना अमेरिका और इधर उधर जहां भी इसने बेचना है वेस्टर्न कंट्रीज को। लेकिन आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि मेजर ऑयल इंपोर्टर्स एशियन कंट्रीज ही हैं, चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर, और यह सारी जितनी भी एशियन कंट्रीज है, इनकी भरमार रहती है ऑर्डर की ऑयल की, क्योंकि हम लोगों के पास, एशियन कंट्रीज के पास ऑयल का भंडार नहीं है। ठीक है जी। आप रशिया से सप्लाई ले सकते हो, लेकिन वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, वो भी पॉइंट यहीं पर ही है। तो हम लोगों के पास तेल का कोई भंडार नहीं है भाई, हमको मिडिल ईस्ट से या फिर अमेरिकन कंट्री से और इन सब से ही हम निर्भर है, हमको इनसे ही माल लेना पड़ता है। अब अगर इनसे माल नहीं मिलेगा तो हमारी तो ऐसी तय है। ठीक है जी। और सेकेंडली हमारी तो है ही है, हम तो चलो बायर हैं, सेलर की भी ऐसी है भाई। सेलर इतना माल कहां बेचेगा, सऊदी इतना माल कहां बेचेगा, कैसे करेगा इतना कुछ। अब इंडिया के संदर्भ में मैं सिर्फ बात करूं, केवल और केवल इंडिया के संदर्भ में मैं जो बात करने वाला था, जहां मैंने आपको बताया था कि हमारा टॉप सप्लायर इस टाइम रशिया है, यूएई है और सऊदी है, ब्राजील, वेनेजुएला, ये तो हो गए लैटिन अमेरिका की कंट्रीज। मैप में आ जाते हैं, ये आपका लैटिन अमेरिका इस तरफ पड़ जाता है। तो हमारा लैटिन अमेरिका से जो माल आता है ना, उसमें भी, अरे ये क्या हो गया, लैटिन अमेरिका से माल तो हमारा केप ऑफ गुड होप से नीचे से आ जाता है आपका,
अफ्रीका से होता हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होता हुआ फिर भी हमारे पास पहुंच जाता है, केप ऑफ गुड होप से आ जाता है। लेकिन हमारे जो 3 फर्स्ट सप्लायर हैं वो है यूएई, ये रहा, सऊदी और रशिया। ठीक है जी। बात मैं सऊदी की ऑलरेडी कर चुका हूं कि सऊदी तो ना अब यहां से हमको माल दे सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ना हमारे को बाब अल मंदेब से माल दे सकता है। ये तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यूएई की बात करें, यूएई का अभी ये है कि ओमान से निकालकर यहां से अगर पाइपलाइन हमारी जुड़ जाती है तो ये माल अभी भी हमारे पास आ सकता है, यूएई की सप्लाई हमारे को अभी दुरुस्त रह सकती है। लेकिन हम बात करेंगे रशिया की, जो कि 4 महीने में 244 मिलियन बैरल हमको तेल बेच चुका है, उसकी सप्लाई भी इफेक्ट होने वाली है भाई साहब। मैं बताता हूं कैसे। ये देखिए, 60 से 70% जो रशियन ऑयल हमको आता है ना, वो देखिए ये प्रिज्मोस्क से होता हुआ, बाल्टिक सी से होता हुआ आता है, और इधर मेडिटेरियन सी से होता हुआ, स्विस कैनाल से होता हुआ, रेड सी से होता हुआ, बाब अल मंदेब से निकलकर, गल्फ ऑफ एडन से निकलकर सीधा यहां जामनगर पहुंचता है। 60 से 70% सप्लाई है इसकी, मोटा मोटा आधी से ज्यादा सप्लाई रशियन की। और जो हमारे को वारा खाती है, हमारे को डिस्काउंटेड प्राइस में कम फ्रेट में जो पड़ता है, वो ये माल आता है भाई। दूसरा तरीका जो मॉस्को हमारे को माल देता है, वो यहां से मॉस्को से होता हुआ, ये पाइपलाइन लैंड लैंड के थ्रू यहां से होता हुआ ईरान के होता हुआ, और आपका यहां पर पाकिस्तान से होता हुआ सीधा नीचे आता है। यहां पर भी आपको पता है दिक्कत है ही है, पाकिस्तान कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। तीसरी सप्लाई आती है यहां से सी ऑफ जापान से, कोजिमो होते हुआ, साउथ सी से होता हुआ, स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता हुआ इंडिया। यहां पर हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत थी चाइना की, आपको पता ही है चाइना यहां पर अपना कंट्रोल जमा के बैठा हुआ है। चौथा हमारा जो सप्लाई आती है ब्लैक सी से होता हुआ, ब्लैक सी से होता हुआ भी फिर जाएगा तो यहीं से आएगा ना, रेड सी से, तो ये सप्लाई भी खराब। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें थी जहां से हमको सप्लाई आती थी रशिया के थ्रू। लेकिन अब हमारी सप्लाई सिर्फ टॉप 3 कंट्रीज जो आती हैं, रशिया, सऊदी, यूएई, टॉप 3 कंट्रीज में, जिसमें सऊदी तो गया ही गया, रशिया के लिए भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी सप्लाई मंगवाने के लिए। तो इट विल बी अ बिग डिजास्टर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिंग ऑयल। हमारी ऑयल की डिमांड को सिक्योर करने के लिए इट विल बी अ बिग डिजास्टर फॉर अस। दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाई इंडिया विल बी इफेक्टेड विद इट्स। ये तो ठीक है, सऊदी की सप्लाई हो गई, बाब अल मंदेब, ठीक है। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि और कहां से हमारे को दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑयल सप्लाई। ऑयल सप्लाई जो कि आता था हमारा टॉप में रशिया से, सऊदी से और यूएई से। केवल और केवल यूएई की सप्लाई हमारे पास आ सकती है, वो भी तब अगर यूएई ओमान से कर फिर हमारी सप्लाई को पूरा कराए। यूएई, ओमान, उसके बाद इंडिया। ओनली तब। अगर यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता चुनता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हुआ, फिर सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। तो यूएई के साथ भी केवल हमारी एक ही सप्लाई दुरुस्त है। सऊदी के साथ भी अगर सऊदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज चुनता है तो जाएगा, सऊदी अगर बाब अल मंदेब से करता है तो जाएगा। रशिया का 60 से 70% की सप्लाई हमारी इफेक्ट होने वाली है। तो इंडिया की ऑयल सप्लाई के लिए तो गया ही गया। दूसरा, वापस मैप में आता हूं, दूसरा पॉइंट मैं आपको लिखकर फिर समझाऊंगा। अब आप एक चीज को देखिए, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं, चाहे आप जापान ले लो, आप चाइना ले लो, आप इंडिया ले लो, आप यहां से मलेशिया ले लो, सिंगापुर ले लो, कोई भी ले लो, वेस्टर्न कंट्री पे जब वो सप्लाई देती है तो कहाँ से सप्लाई जाती है? कोई भी सामान की, आप सामान का, खाना पीने का सामान उठा लो, इंडस्ट्रियल गुड्स उठा लो, बाइकें उठा लो, कंपोनेंट्स उठा लो, कुछ भी उठा लो, मशीनें उठा लो, ये कैसे जाती है वेस्टर्न कंट्रीज को? 2 रास्ते होते हैं। सबसे पहला तो नीचे से, अरेबियन सी से नीचे से होता हुआ, केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका से होता हुआ सीधा वेस्टर्न कंट्रीज में, पहला। दैट इज वेरी, इसमें फ्रेट बहुत ज्यादा लगती है आपकी, फ्रेट इज वेरी हाई। ठीक है, ये आपका केप ऑफ गुड होप वाले से फ्रेट बहुत ज्यादा होता है, जो अफ्रीका से होता हुआ जाता है। तो एशियन कंट्रीज पता है क्या करती है? सबसे पहले तो इंडिया को ले लो, इंडिया यहां से निकालती है माल, रेड सी, स्विस कैनाल, मेडिटेरियन सी, यहां से आ गई ईयू कंट्रीज आ गई, यहां सप्लाई, यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज आ गई, वहां सप्लाई। जापान, चाइना यहां से निकालती है, स्ट्रेट ऑफ मलाका नीचे से होता हुआ, श्रीलंका के नीचे से होता हुआ, यहां से बाहर रेड सी, बाब अल मंदेब, रेड सी, स्विस कैनाल और सीधा ईयू और वेस्टर्न कंट्रीज।
चाइना का भी यही रूट है भाई, स्टेट ऑफ मलाक्का से निकाला, नीचे से निकाला अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदेब, रेड सी, स्विस कैनाल, मेडिटेरियन सी, सीधा ईयू कंट्रीज और बाहर। अब आप सोचिए कि अगर हुतीज ने ये बंद कर दिया हमारा बाबल मंदेब, तेल की सप्लाई तो जाएगी जाएगी। एशियन कंट्रीज का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो एशियन कंट्रीज का एक्सपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज में बंद, तो डॉलर की सप्लाई भी हमारे पास हो जाएगी कम। तेल तो एक तरफ से आ ही नहीं रहा, डॉलर और आना बंद हो जाएगा। तो बाबल मंदेब तो आप मान के चलिए एक ऐसा रूट है जो एशिया को वेस्ट के साथ जोड़ता है, ये एक ऐसा रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो फिर भी हमको मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ता है, बाबल मंदेब तो हमको सीधा ही सीधा वेस्ट कंट्री के साथ जोड़ता है। तो अगर हुतीज ने ये कर दिया है तो इट इज अ बिग डिजास्टर फॉर अस, इट इज अ बिग डिजास्टर फॉर अस। अब ये कितना इफेक्टिव होता है, कितना क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कमेंट लिया था दैट हुतीज आर थ्रेटनिंग टू स्टॉप द टू मतलब डिस्टर्ब द सप्लाई फ्रॉम बाबल मंदेब। देन ही सेड कि अगर वो ऐसा करेंगे तो हम तो उन पर अटैक कर देंगे। तो ये तो इनका तो यही रहता है कि भाई अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वर्ल्ड की ऐसी रहती है। तो आपको मैंने ये समझाया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कितना ज़्यादा ज़रूरी बाबल मंदेब है हमारे लिए। तेल की सप्लाई तो चलो ठीक है हमारी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ज़्यादा आती है, लेकिन तेल आ भी जाएगा, हम अपना कर भी लेंगे, एक्सपोर्ट से जो सारा आमदनी आती है और डॉलर्स आते हैं, अगर वो नहीं रहेगा तो भाई हम करेंगे क्या? तेल खरीदेंगे भी कैसे जब डॉलर ही नहीं होगा? तो इनका सिस्टम भी तो कितना अच्छा बना रखा है ना भाई, तेल खरीदना ही डॉलर से है। वो पूरा वर्ल्ड मिलके भी हटा नहीं पा रहा है, उनकी अपनी बढ़िया मोनोपोली चल रही है। कुछ कुछ अब शुरू हुआ है डी डॉलराइजेशन के नाम का कुछ, लेकिन कितना इफेक्टिव है वो अभी तक तो उसका कुछ असर कुछ ज़्यादा खास हम लोगों को नज़र आता नहीं है। कितने टाइम में आएगा वो भी देखने वाली बात है। इसी के संदर्भ में एक स्लाइड और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये कह रहा है ना, एनालिस्ट नोट दैट ऑयल सप्लाईज रिमेन नॉर्मल एज ऑफ नाउ एंड इंडियाज क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट हैज बीन एग्रेसिव इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, प्लेसिंग इट एट अ रिलेटिव कंफर्ट जोन, बट if disruption broadens, Babal Mandeb could emerge as the biggest threat to India's oil supply, even more than Saudi's volume, given India's heavy reliance on Russian crude moving through this route। मैं बता रहा था ना आपको, इस रूट से रशियन सप्लाई भी आती है। ये मैंने इस स्लाइड पे ध्यान नहीं दिया था कि इन्होंने लिख कर दिया है, ये तो मैंने अपना एनालिसिस आपको बताया था, बट अब न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो उसमें उन्होंने बता रखा है। और अगर हुतीज ब्लॉक कर देते हैं रेड सी को रूट, देन नॉट जस्ट इंडिया क्रूड सप्लाईज फ्रॉम सऊदी बट ऑल्सो रशिया वुड बी इफेक्टेड। इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया कैन कंटिन्यू थ्रू द केप ऑफ गुड होप, ये एक रूट है, बट ट्रांजिट की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। हाँ यही लिखा है ना, इंक्रीजिंग द फ्रेट कॉस्ट। यही मैं आपको बताया था, केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन द सदर्न अफ्रीकन रीजन, इट इज नॉट अ मैरीटाइम चॉक पॉइंट बट इट इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव शिपमेंट रूट फॉर सप्लाईज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। एक जगह में और भी पढ़ रहा था कि जब जब साउथ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे दिक्कत आई है, केप ऑफ गुड होप का ट्रैफिक ऑब्वियसली बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी भी सप्लाई वेस्ट से आती है वो वेस्ट से आती है या वेस्ट को जाती है, वो फिर अगर बाबल मंदेब से ना जाए तो वो केप ऑफ गुड होप ही यूज़ करती है, क्योंकि और कोई रूट हमारे पास है नहीं। अगर हम वो रूट यूज़ नहीं करेंगे तो हमको ऑल द वे थ्रू घूम कर, उल्टा घूम कर जाना पड़ेगा, सदर्न पैसिफिक ओशन के थ्रू वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल ही मतलब एक तो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है वहाँ पर ज़्यादा अभी तक। ट्रेडर्स ने और सी रूट्स वालों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं करी है, जैसे इस रूट की एक्सप्लोरेशन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन और इन सब की जितनी एक्सप्लोरेशन हो रखी है और पैसिफिक ओशन की, इतनी एक्सप्लोरेशन दूसरे एरिया में हमने अभी नहीं करी है। तो वहाँ पर रूट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, फ्रेट कितनी पड़ेगी, उसका कोई ज़्यादा कैलकुलेशन इनके पास नहीं रहती। तो ऑल द वे दे प्रेफर गोइंग थ्रू द केप ऑफ गुड होप टू कनेक्ट आवर सेल्फ टू द वेस्टर्न कंट्रीज। तो मैंने कहा ये भी एक बार आपको दिखा दूं। तीसरी और आखिरी खबर जो मैं आज की कवर करने वाला हूं ना, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑयल से रिलेटेड ही है। ये बोल रहा है कि 5 महीने की वॉर हुई, चल रही है अभी भी, मतलब हुई क्या, चल ही रही है, जहां ईरान धमकी दे रहा था कि 150 को हिट कर जाएगा और ज़्यादा करोगे तो 200 को भी हिट कर जाएगा। हमने जो ऑयल का प्राइस पीक होते हुए देखा है वो 126 का ही देखा है। 126 से ज़्यादा इस वॉर में अभी तक ऑयल का प्राइस नहीं गया है। तो इतनी डिस्ट्रप्शन होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि 126 के पार ऑयल का प्राइस नहीं गया? तो एनालिस्ट लोगों ने जब इस चीज़ पे बात करी, सबसे पहला रीज़न जो इन्होंने निकाला था कि वो चाइनीज़ सरप्राइज था,
चाइना ने अपनी सप्लाई को, द बिगेस्ट सरप्राइज वॉज चाइना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर विच हैज स्लैश क्रूड ऑयल इंपोर्ट टू लोएस्ट इन नियरली अ डेकेड बाय जून. फ्यूल एक्सपोर्ट्स वर कर्ब्ड, इट्स पॉपुलेशन स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिक टैक्सीज इंस्टेड ऑफ पर्सनल कार्स एंड इट्स पेट्रोकेमिकल सेक्टर ऑल्सो रिड्यूस वॉल्यूम्स. सबसे पहला रीजन तो चाइना का ना लेने का है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबसे पहला रीजन यही है. दूसरा रीजन है पेट्रोकेमिकल सेक्टर ने अपनी सप्लाई को पहले से काफी कम कर दिया है, सप्लाई में कम आया है. तीसरा रीजन सप्लाई कम होने का क्या रीजन है ये इन्होंने लिख कर नहीं दिया, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को खोला है इस बार. चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बहुत जोरों शोरों से यूज करा है इन 4-5 महीने में. उसके रीजंस हैं, इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं उसके रीजंस हैं. क्योंकि चाइना चाहता था कि मैं अपनी डिपेंडेंसी कम से कम दिखाऊं मिडिल ईस्ट को. उसका रीजन ये है कि ताकि एक तो उसकी कंट्री को ये लगे कि मिडिल ईस्ट में अगर डिस्ट्रप्शन आ गई है तो भाई हमको इतनी दिक्कत नहीं होगी. वो अपनी कंट्री को दिखाना चाहता था कि आप डरो मत, मेरे पास खूब सारा रिजर्व है, आप अपने रिजर्व से निकालो, देखो मैं इतना भी नहीं खरीद रहा हूँ जितना मुझे खरीदना चाहिए, पूरी दुनिया पागल हो रखी है, मैं ऐसे पागल नहीं हो रखा. चाइना ने अपनी कंट्री को दिखाया, उसका रीजन था. सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसकी कंट्री वाले खुद प्रेशराइज करते ना कि भाई तुम्हारी तो ईरान एक प्रॉक्सी मान लो या फ्रेंड मान लो, आप ईरान को बोलते हो क्यों नहीं हो वॉर रोकने के लिए. लेकिन चाइना ये वॉर रुकवा नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि चाइना चाहता था दैट यूएस शुड बी एंगेज विद समवन इन अ वॉर सो दैट यूएस डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन चाइना. इट इज अ बिग रीजन फॉर चाइना कि वो इस वॉर को कंटिन्यू रखवाए, लेकिन इंटरनल प्रेशर उसके ऊपर ना पड़े, इसलिए उसने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को खोल दिया और बोला कि मेरे पास भाई देखो खूब तेल है, तुम डरो मत, ये वॉर चल रही है उसको चलने दो, टेंशन मत लो, खूब तेल है, मैं खूब दूंगा, तुम्हारे को मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा. और देखो कोई हड़बड़ी में मैं परचेज नहीं कर रहा जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे इंडिया कर रहा है या फिर बाकी कंट्रीज कर रही हैं, देखो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा. तो चाइना ने अपने इंटरनल प्रेशर ना पड़े उसके लिए, उसकी वजह से अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को खूब जोरों शोरों से यूज करा है. दूसरा पॉइंट आता है, यूएस ने बहुत तेल पंप करा इस बार. यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर पंप मोर क्रूड, दवा के भाई ने एकदम गर्दे उखाड़ दिए इस बार. with production reaching a record of 13.93 million per day barrel per day. It also fed crude from a strategic petroleum reserve से भी खूब दबा के तेल भाई ने निकाला है. ठीक है जी. और एज ए पार्ट ऑफ ए रिकॉर्ड 400 मिलियन बैरल रिलीज कोऑर्डिनेटेड बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इन मार्च हेल्पिंग क्रूड. ये देखिए ये दबा के ये भाई ने एकदम ही गर्दे उड़ा दिए इस बार. और ये चाइना की सप्लाई देखिए, चाइना ने अपनी लोएस्ट कर दी है 10 साल में अपनी सप्लाई. देखो ये कितनी गिर गई है नीचे, देख रहे कितनी लोएस्ट पॉइंट में 2026 में आ गई है. इसका तीसरा रीजन देखिए, यूएस प्रेसिडेंट रिपीटेडली रॉन्ग फुटेड ऑयल मार्केट बुल्स अप मेकिंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीस एग्रीमेंट्स एंड रिजम्पशन ऑयल. अब ये मैं आपको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ, ये मेरी लास्ट स्लाइड है आज की. ये आपने देख लिया कि वो क्या होता था, ये मार्केट फ्लक्चुएशन क्यों होती थी, मैं आपको बताता हूँ अभी. अब आप ये बोलोगे मार्केट फ्लक्चुएशन ये इससे क्या फ़र्क पड़ता है. देखिए ये जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस होते हैं ना, अब ऐसे तो होता नहीं है कि यार अभी सऊदी ने पंप करा, ये निकला और ये नदी से आया और ये निकल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पार करा और ये आ गया हमारे जामनगर की रिफाइनरी में. ऐसा तो होता नहीं है. आज आप ऑर्डर देते हो, 15-20 दिन 30 दिन के बाद जाकर आज के ऑर्डर का शिपमेंट निकलता है. ऐसे आपने कहीं ऑर्डर पिछले दे रखे हैं, उनके शिपमेंट आज आ रहे होते हैं. तो इट इज़ अ बिग साइकिल दैट इज गोइंग ऑन विद एवरीथिंग. तो ये क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये सब जो आप जिस प्राइस पर ट्रेडिंग चलती है, ये वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होते हैं जिनकी ये लोग बात कर रहे होते हैं. अब जो ट्रेडिंग प्राइसेस होते हैं वो मार्केट सेंटीमेंट्स के ऊपर चलते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट इस टाइम क्या है. मार्केट क्या खुश है उस हिसाब से प्राइस रहेगा, मार्केट क्या दुखी है उस हिसाब से प्राइस रहेगा, मार्केट क्या डरी हुई है उस हिसाब से प्राइस रहेगा. तो जितने भी आप देखते हैं ना कि अब 101 रुपये, $101 पर बैरल हो गया, 97 हो गया, 72 हो गया, 70 हो गया, दैट इज द प्राइस एट विच क्रूड ऑयल इज बीइंग ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट. इट इज ऑल बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स. यह बहुत बहुत क्लियर सी बात है. अब होता क्या था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $126 पर बैरल पे इस टाइम ट्रेड कर रहे थे. ये आप लोगों ने देखा, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि 150 भी पार कर जाएगा. ईरान ने तो बोल दिया था मैं 200 पार कर दूंगा. ऐसा कुछ हुआ नहीं. होता क्यों नहीं था, जैसे ही प्राइस लगता था कि फ्लक्चुएट होने लगेगा, अब जिस प्राइस पर फ्लक्चुएशन आएगी ऑब्वियसली हर कंट्री को उसी प्राइस पर क्रूड ऑयल को बाय करना पड़ेगा. दैट इज है तो बेस्ड ऑन मार्केट सेंटीमेंट्स एंड एवरीथिंग, बट बाय तो भाई उसी प्राइस में करना पड़ेगा ना, क्योंकि मार्केट का प्राइस बन चुका है वो. अब अगर वो प्राइस बढ़ जाएगा तो हर कंट्री को खरीदना पड़ेगा. हर कंट्री में कौन आता है, यूएसए भी. अब पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि यूएसए ने दबा के ऑयल पंप करा.
भाई यूएसए दबा के ऑयल पंप करता है, बेचता भी है, लेकिन उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है। तो बेचने के बाद भी उसको खुद को खरीदने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको याद हो कुछ डार्क फ्लीट्स रशियन ऑयल्स की निकली थी, लोग डाउट कर रहे थे कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जब बाकी सारी कंट्री का समझ में नहीं आया कि जब भाई लैटिन अमेरिका के अंदर कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं जो रशियन ऑयल इतना सारा खरीद ले, तो सबका शक गया था यूएसए के ऊपर कि भाई तुम गुपचुप गुपचुप तेल ले रहे हो रशिया का, हमको कह रहे हो तुम नहीं खरीदोगे। तो बेसिकली मेरा ये पॉइंट बताने का है कि अमेरिका की खपत भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको तेल खरीदना पड़ता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो यूएसए को भी महंगे दाम पे तेल खरीदने पड़ेंगे, महंगे दाम पे तेल खरीदेंगे, इन्फ्लेशन कंट्री में बढ़ेगी, महंगाई कंट्री में बढ़ेगी, महंगाई कंट्री में बढ़ेगी, कंट्री के लोग हो जाएंगे आग बबूला हो जाएंगे, नवंबर में मिड टर्म में वोट नहीं देंगे। तो मिड टर्म में वोट तो चाहिए ही ना भाई करंट एडमिनिस्ट्रेशन को, तो क्या करें। तो भैया तेल के प्राइस को कंट्रोल करके रखो। तो जैसे ही भाई साहब पे ये प्राइस ऐसे ऊपर गया, यहाँ पर प्रेसिडेंट बोल देता अरे पीस डील हो गई, पीस डील हो गई, पीस डील हो गई, ये प्राइस नीचे आया। जब प्राइस ज़्यादा नीचे आ जाता तो उसको लगता था हाँ भाई अब ठीक है, अब ठीक है, चलो बम मारो भाई, ईरान पे बम मारो। जो ही बम मारा जे प्राइस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, जैसे ही लगता था अरे भाई ये तो औकात से बाहर हो गया, अरे पीस डील हो गई, पीस डील हो गया, नीचे आया। तो जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ने लगता होता था प्रेसिडेंट ये जे अपना मस्त ट्वीट ट्वीट, अभी बस 10 मिनट में डील, ये साइन करा, ये फर्रा वहां गया, ये पर्चा लगा, ये स्याही लग गई और ये साइन हो गया। जो ही भाई ओ हो भाई साहब प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया अब तो साइन हो गया, अब तो हो गया, प्राइस को नीचे करो भाई, अब तो तेल भी लाएगा, जब मतलब बारिश हो जाएगी तेल की पूरी दुनिया में। प्राइस नीचे आ जाता था। फिर भाई साहब को लगता था कि हाँ भाई औकात में आ गया, ट्रेल कर रहे मार एक और बम मार, मार साढ़े में एक बम और, वहीं पर बम मारते थे, वहाँ जैसा ही एक बम लगता था वहाँ पर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता था, वहाँ पर तेल की सप्लाई बंद होती थी, मार्केट सेंटीमेंट हो जाते थे दैट इट इज़ फियरफुल। जैसी मार्केट सेंटीमेंट हो जाते थे फियरफुल, प्राइस बढ़ जाता था क्रूड ऑयल का। जो ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता था यहाँ पर अमेरिका के लिए हो जाता महंगा खरीदने के लिए, जो ही अमेरिका के लिए महंगा खरीदने के लिए होता था वहीं पर भाई साहब बोलते थे एक और ट्वीट डाल। तो ऐसे कर 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 ये ट्वीट डाल बम मार, ट्वीट डाल बम मार कर करके भाई ने कंट्रोल करके रखे थे प्राइसेस को। एंड दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये $126 पर बैरल से प्राइस ऊपर नहीं गया। तो बेसिक ये 3 रीजंस थे। मार्केट के एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी युद्ध के बावजूद भी क्रूड ऑयल का प्राइस वहां जाते हुए नहीं देखा जहां हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये मिस कैलकुलेशन लोगों के बीच में क्यों हुई, ये मैं आपको सोचा थोड़ा सा बता दूं। इसमें एक पॉइंट इंडिया का भी आता है भाई साहब। चाइना को तो आप समझ ही रहे हो भाई, इंडिया भी बहुत तेल खरीदता है मिडिल ईस्ट से, आपको पता ही होगा 40 से 50% सप्लाई हमारी मिडिल ईस्ट से ही रहती है। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से, द करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करा, और उस डाइवर्सिफाइड सप्लाई के वजह से ही हमको इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ करना नहीं पड़ा कि हमको इधर हाथ पैर मारना पड़ रहा है ना, ऐसा नहीं करना पड़ा। बहुत ही डिप्लोमेटिकली, बहुत ही सेनली एंड बहुत ही तरीके से हमने अपने ऑयल की सप्लाई को दुरुस्त कर लिया। भगवान की दया आज इतनी है कि हम जिस कंट्री से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं उसी को रिफाइन करके तेल बेच रहे हैं जब वो कंट्री क्राइसिस फील कर रही है। इट इज, मैं आपको शब्द में बयान नहीं कर सकता ये कितनी बड़ी चीज है। एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस चीज को देखना मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल को छूने वाली बात हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमको तो यार यही चीज़ें ही भाती हैं, जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है उसमें यही कुछ इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं हमारे लिए कि यार जिससे हम ले रहे हैं उन्हीं को हम वापस बेच रहे हैं एज ए जेस्टर ऑफ सपोर्ट। ठीक है हम पैसा कमा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हम पैसा नहीं कमा रहे होंगे, बिजनेस है अपनी जगह पर बिजनेस है, बट जिस कंट्री ने हमको मदद करी, आज तो मदद कर ही रहा है, ठीक है अपनी वॉर में एंगेज है रशिया, आज मदद कर रहा है, 1971 में मदद करी थी, अपनी वॉर हेड्स हमारे लिए खड़े कर दिए थे जब कोई कंट्री हमारे को धमकी देने पे आ गई थी। तो आज हमको मौका मिला कुछ छोटा मोटा कर्ज चुकाने का, तो हम चुका रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर। बाकी आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो बहुत पसंद आई हो तो अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। और इन डेप्थ आर्टिकल्स इन जियोपॉलिटिक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स को ट्विटर पे फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।